नमस्कार दोस्तों। मोदी टीम घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी का पूरा गैंग अब अपने बचाव में तमाम तरह की बातें कर रहा है। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है और डर कर, जैसे एक सांप का नियम होता है कि सांप कभी अपनी तरफ से हमला नहीं करता, वो डर के कारण हमला करता है। कमोबेश उसी तरीके से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की एनडीए आज उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है और उनके डर की बहुत सारी वजह हैं। उनके तमाम नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। जी हां, उनके राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आदिवासियों का डीएनए चेक कराएंगे। उनका डीएनए पता नहीं क्या है। वो है कि नहीं है वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं वो है हिंदू कि यहां के हैं कि नहीं है। यानी आप इससे समझ सकते हैं, जिन आदिवासियों के नाम पर उनके वोट लेते हैं यह कह के कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, हमने आदिवासी मंत्री बनाया, और उसी के बारे में उनके लोग इस तरह भी बोलते हैं। तो यह आप समझिए। इसके अलावा उन्हीं के एनडीए के जो है सांसद बिहार में बोलते हैं कि हमें मुसलमानों, यादवों ने, कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, इसलिए अब मैं उनका कोई काम नहीं करूंगा। सांसद चुने जा चुके हैं। आप चुने जाने के बाद शपथ ही यही ली जाती है कि बगैर किसी राग द्वेष के आप सबको समान दृष्टिकोण से काम करेंगे। चुने न गए होते तो कुछ भी कहते। तो यह स्थिति है, तब आप सबके सांसद हैं, तो यह हालत आ जाती है। इसी पर उनके अंडमान से बीजेपी के सांसद जो चुने जाते हैं वो भी कमोबेश इसी तरीके की बात करते हैं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो समझ लें सबसे बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। अब आप समझिए कि इस तरह की बातें होने लगती हैं। वहीं जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बारी आती है तो नियम के तहत सबसे सीनियर सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की परंपरा रही। प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर को कार्यवाहक स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा विधानसभा के स्पीकर नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अपने पद को रिक्त कर देते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करते हैं। इनकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक लोकसभा या विधानसभा अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लेती। कौन हो सकते हैं प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे वरिष्ठ मेंबर को बनाया जाता है। वरिष्ठ उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि जिनका सबसे ज्यादा टर्म लोकसभा या विधानसभा में होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलवाते हैं। और ऐसी स्थिति में के सुरेश जो कांग्रेस पार्टी के हैं, केरल से सांसद आते हैं, वो सबसे सीनियर है। वो 1989 यानी 1989 में पहली बार सांसद बने थे और तब से अब तक 8 बार वो सांसद हुए, 8 बार चुने गए। तो स्वाभाविक सी बात है वो सबसे सीनियर थे। लेकिन उनसे जूनियर 7 बार के चुने गए जो भर्तृहरि मेहताब को, जो उच्च कुलीन परिवार से आते हैं, जो एक मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आरएसएस बीजेपी में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को निचले स्तर पर गुलाम बना के रखने की परंपरा रही है। ये खुद कहते हैं, इनके पुरोधा लिखते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि यह संविधान डॉक्टर अंबेडकर के लिए अनुचित टिप्पणियां करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मनुसंहिता का वो अंश नहीं है, मनुसंहिता होनी चाहिए।
तो आप समझ सकते हैं, इसलिए ये एक दलित के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं देखना चाहते। तो यह स्थिति है, आप समझ सकते हैं इससे। जबकि आप देखिए, याद करिए 2014 में सबसे सीनियर कमलनाथ थे, कमलनाथ ने ही नरेंद्र मोदी को सदन में शपथ दिलाई थी, वो प्रोटेम स्पीकर बने थे। लेकिन अब सारी परंपराएं टूट रही है। जब टूट रही हो और कांग्रेस इस पर सवाल कर रही हो, तब क्या होता है? तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो बचाव में क्या कहते हैं, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, इसलिए कांग्रेस मुझे धमका रही है। सबसे पहले तो हम चाहते थे हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से चले। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है और हम सब का इच्छा है कि शांति से हाउस चले, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है। इस स्पेशल सेशन में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होना है। ये पारंपरिक रूप से नए मेंबर्स को ओथ देना, नए स्पीकर का चयन होना, फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोनों सदन को, फिर उस पर चर्चा, इतना तक का एक विशेष सत्र है। और विशेष सत्र नियमित रूप से चलता है। आज तक जो परंपरा रही है, विशेष सत्र में कोई हंगामा, कोई मुद्दा नहीं उठता है, क्योंकि इसका बिजनेस तय है। और हमने पहले दिन से अपील किया था कि सारा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत करके हम अच्छा से पहला सत्र चलाएंगे। देश हम लोगों को देख रहा है। लेकिन कल से मैं जो देख रहा हूं, खास करके कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया, और इतना गलत हरकत कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव एमपी बने हैं, और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि मेहताब का है। दूसरे सदस्य 7 बार के और भी कई है। सुरेश कुडिकोनल जी जो कांग्रेस के सदस्य है, उसका टोटल टर्म 8 है, लेकिन उसका 2 बार ब्रेक हुआ है, 98 में, 2004 में। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी की उसका वो हूं। अरे भाई, आपसे कौन कह रहा है आप डरिए? उन्होंने सवाल किया है, आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि कैसे ये सही है। सबसे सीनियर, यानी जो सबसे अधिक बार चुना गया हो सांसद, वह होता है। तो आप उसका जवाब देने की बजाय उल जलूल जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि वो 1998 में वो एक बार हारे थे और एक बार 2004 में हारे थे। अरे ठीक है, हारे होंगे, लेकिन 8 बार तो बने ना। लगातार 8 बार में वो 2 बार हारे हैं, 8 बार सांसद रहे हैं, 10 बार में लड़े हैं चुनाव। तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन साहब इस तरह से बताते हैं, तो यह आप जान लीजिए। इसके बाद में तमाम चीजों पे जब कांग्रेस कहती है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से जो पुल 18,000 करोड़ रुपए का पुल बना मुंबई में, बड़ा प्रचार किया गया कि अटल सेतु और जाने क्या क्या, मोदी ने रील बनाई, अपनी रील बनाने में माहिर है, हम सब जानते हैं। और वो चंद महीने भी नहीं चला और टूट गया, दरक गया। हालत यह है कि जब वो दरक गया और उस पर सवाल उठने लग गए, तो परेशानी हो गई। भ्रष्टाचार मॉडल है। इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, वहां पर भी यही हुआ था, उद्घाटन करने के तीसरे दिन में ही वो दरक गया था। इसके बाद में इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हुआ था, इसी तरीके से गुजरात के पुल में हुआ था, जिसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, वो दरक गया था।
तो यह हालत होती है, यह भ्रष्टाचार का मॉडल है, क्योंकि गुजरातियों को सारे ठेके दिए जाते हैं। तो फिर यही होता है। और इस पर जब कांग्रेस सवाल उठाती है तो इधर उधर की बातें करते हैं, कहानियां बताते हैं। तो अपने ऊपर अपने को क्रेडिट लेने के लिए चिनाब का पुल बनाने का कार्यक्रम जो है 2004 में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, 2006 में उस पर काम शुरू हो गया और होते होते अब कंप्लीट हुआ। तो आप क्रेडिट लेते हैं, निश्चित रूप से आपका क्रेडिट है, उनका भी क्रेडिट है, दोनों का क्रेडिट। लेकिन जब आप अपने आप को ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने ठेकेदारी का धंधा बाद में रोक करके, काम को रोक करके किसको दिया था? वही गुजराती फर्मों को। इसलिए आपको ये वंदे भारत हो या और ट्रेनें हो, सब जगह हो जहां जिस तरीके से गुजरातियों को कब्जा कराया गया, बनारस हो, अयोध्या हो, जहां गुजरातियों को कब्जा कराया गया हो, उसका नतीजा है तमाम भ्रष्टाचार का मॉडल तैयार हुआ है। और उसी भ्रष्टाचार के मॉडल के तहत नीट परीक्षा का पेपर पहले लीक होता है, फिर उसके बाद में यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, और उसके बाद में अब सीएसआर यूजीसी नेट पेपर लीक हो जाता है। 3 परीक्षाएं रद्द हो गई एक बार, लगातार यह क्रम चल रहा है। सब बच्चे हैं, वो एग्जाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर ये करेंगे, और उसके बाद में फिर बेचारे रोएंगे। कुछ आत्महत्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। करीब करीब 40 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, यह हालत है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चों के भविष्य फंस गए हो, सब कुछ बर्बादी में जा रहा हो, सवाल नहीं किया जाएगा क्या? जिस तरह की हालत है वो चिंताजनक है। तब राहुल गांधी कहते हैं, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम इन सारे मुद्दों को लेके, इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, इस अन्याय के मुद्दे को लेकर के संसद में, सड़क पर, हर जगह लड़ेंगे और हर जगह आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और जब वो लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डर जाते हैं। यही डर है इनके अंदर, और इनका डर इस तरह का है क्योंकि इनका डर पूरा इसलिए है क्योंकि ये भ्रष्टाचार के मॉडल पे खड़े हैं। इनके साथ जो लोग आए हैं, तमाम दलों के लोग आए हैं, वो भी भ्रष्टाचार के मॉडल पे आए हैं। चाहे आप देख लीजिए, आप अजीत पवार आए, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी खुद आरोप लगाते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उसी के 4 दिन बाद वो उनकी पार्टी के साथ आ गए तो साहब अच्छे हो गए, गले लगा लिया। उनको क्लीन चिट दिया, उनकी बीवी को 25,000 करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट दी। उसके बाद इसी तरीके से सिंधे गुट की हालत है, उनका भी हुआ। इसी तरीके से प्रफुल्ल पटेल के घोटाले का मामला था, उनको क्लीन चिट दी गई। इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को दी गई, वो उनके साथ उनके प्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से मुकुल रॉय होंगे, उनके साथ भी है। इसी तरीके से एक नहीं है, तमाम सारे लोग। और उसी कड़ी में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी है, वो भी जेल गए थे, कई महीने जेल रहे थे, और उन्हें जेल भेजा था जगन रेड्डी ने, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख ने। उस समय नरेंद्र मोदी ने वाईएसआर को सपोर्ट किया था और वो उन्हें करते थे, और जेल भेजा गया था, भ्रष्टाचार के मामले में भेजा गया था। वो फंसे हुए हैं तो साहब उनको अपने साथ ले लेते हैं, उनसे गठबंधन कर लेते हैं। सरकार आज उनकी वैसाखी पर चल रही है, तो वो अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सबसे पहला काम जगन रेड्डी के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं, और उसके बाद उनके दफ्तर पर, जो सेंट्रल, जो उनका केंद्रीय कार्यालय बन रहा होता है, उस पर बुलडोजर चलवा देते हैं। इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई होती, जबकि हाईकोर्ट से स्टे भी मिल जाता है, तब भी यह स्थिति है। तो आप समझिए कि यह मॉडल नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार का वह मॉडल जो विकसित किया है, उसी का नतीजा है जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तमाम सड़कें, तमाम पुल जो बन रहे हैं वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। बिहार में ही अभी हाल के दिनों में गिरा। जिस तरह की हालत हुई उससे सवाल खड़े हुए। बिहार की नीतीश सरकार भी सवालों में,
उनके लोग भी फंस रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ खड़े हुए। इसीलिए नीतीश कुमार अब पांव पकड़ने लगे। कई ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। इसके बाद चाहे नल से जल का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, चाहे और हो, इन सब में दोनों फंसे हुए। और फिर इसके बाद में ये सहारा लेते हैं गलत तरीके से पास किए गए कानूनों का और दूसरी चीजों का। उसको लेकर के ममता बनर्जी ने सीधे चिट्ठी लिख दी कि आपने जो वो 3 कानून पास किए, भारत न्याय संहिता हो, चाहे नागरिक संहिता हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, ये सारे जितने हैं, ये सभी आपने तब पास किए जब 147 सांसद निलंबित थे, और उस समय आपने पास कराए, तो यह विधिक नहीं है। और इसको लेके विधेयकों की वैधता को लेकर के जो स्थायी कमेटी बनी है, उस कमेटी ने भी इसको कहा है कि ये गलत तरीके से पास हुए। तो उन्होंने कहा इसे रोकिए, और जब तक इसका मौजूदा सत्र में नहीं वो हो जाता है, तब तक मत कीजिए। बहरहाल क्या होगा नहीं होगा अलग चीज है। इन सब मुद्दों को लेकर के घेरने की प्लानिंग तैयार हो गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है ममता बनर्जी। उनकी महुआ मोइत्रा आज लड़ने को तैयार बैठी हुई है। तैयार बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे के सांसद, तैयार बैठे हुए हैं तमाम सारे वो सांसद जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हक मारे गए हैं, उसको लेकर के लड़ने तैयार बैठे हुए हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे झामुमो के हों, सभी अब चाहते हैं कि अब सीधे मुकाबला होगा और उसको लीड करेंगे, उसके सेनापति होंगे, प्रमुख होंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब होंगे तो नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी की टीम राहुल गांधी के खिलाफ साजिश कर रही। उनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत के नागरिक ही नहीं है। राहुल गांधी आज से सांसद नहीं है, 2004 से सांसद है। आज तक तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इतने बार वो चुनाव जीते, कभी नहीं था। अब ये करके क्यों ये किया जा रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए, वो किया जाए। आपने पहले भी देखा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या साजिश रची थी, कैसे उनको एक ऐसे केस में सजा कराई थी जिसमें बनती ही नहीं थी। और ये खेल आज तक जारी है। तो यह नरेंद्र मोदी का मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी डरने को तैयार नहीं है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी के खेमे में, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब डर देखा जा सकता है। तो वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और यह चीज साफ दिखाई देती है। और जब यह दिखाई देती तो आप समझ सकते हैं कि अब हालत क्या है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अब नरेंद्र मोदी को वैसे नहीं ले रहे हैं जैसे पहले सम्मान के साथ ले रहे थे, क्योंकि अब वो जानते हैं कि वो आधे अधूरे प्रधानमंत्री हैं। 2/3 के भी नहीं है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं, बाकी बैसाखियों पर है। तो अब नरेंद्र मोदी की बैसाखियां डगमगा रही। जय